हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का द आचार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग लेसन 1 फिजिक्स का देखने वाले हैं जो कि क्लास तीसरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। हेडिंग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इससे पहले की वीडियो आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें इसका डेरिवेशन करना है कि ये सदिश है तो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ये चित्र बना रखे हैं, इसको आपको समझाते हैं और आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा। तो देखिए लिखेंगे कैसे। माना दो बिंदु आवेश, ठीक है, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। इसको हम अलग से आपको फिर से समझाते चल रहे हैं। दो आवेश क्या है, Q1 और Q2 है। ठीक है, माना दो बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश क्या है आपके, बिंदु आवेश की बात करें तो Q1 और Q2 है। Q1 व क्या है, Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 है। उसके बाद देखिए यहाँ इसके आगे। ठीक है, अब देखिए Q1 का, ठीक है, Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन जो है वो आपका R12 है। क्या है, R12, वेक्टर R12। ठीक है, आप देखिए Q1 का Q2 के सापेक्ष R12 है, तो यहाँ पे आपका जो होगा Q2 के सापेक्ष Q1 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर R21। ठीक है, अब देखिए आगे, जब ये Q1 का Q2 के सापेक्ष R12 है तब यहाँ पे इसका जो होगा Q2 के सापेक्ष Q1 का होगा R21। ठीक, अब देखिए इसका जब ये, तो उसके बाद इसका जो सदिश है R21 और R21 है। ठीक है, R12 है। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे दर्शाएंगे तो R21 और R12। ठीक है, इसके अगर एकांक सदिश की बात करें, ठीक है, तो अब देखिए Q1 के कारण जो आपका Q2 पर बल लगेगा, Q1 के कारण Q2 पर लगा बल क्या है, F21। ठीक है, दूसरे के द्वारा, ठीक है, पहले के द्वारा दूसरे पर लगा बल। ठीक है, तो देखिए Q1 के द्वारा किस पर, Q2 पर लगा बल, तो क्या है आपका F21। ठीक है, तो मतलब ये पीछे से आप पढ़ेंगे, पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। उसके बाद अगर इधर की बात करें तो ये देखिए दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल होगा जो ये हो जाएगा वेक्टर F12। ठीक है, वेक्टर क्या हो जाएगा, F12। तो इसकी थोड़ा से आपको रचना लिखनी होती है तो आप रचना लिख लेंगे। लिखिए आप, हम बोल रहे हैं क्या लिखेंगे, लिखिए माना Q1 और Q2, माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। अब देखिए Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन वेक्टर R12 है तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन वेक्टर R21 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका अगर एकांक सदिश की बात करें तो इसका एकांक सदिश जो यहाँ पे होगा, एकांक सदिश ये देखिए क्या है। ठीक है, तो ये देखिए इसको कैप लगा तो एकांक सदिश क्या है, एकांक सदिश R21। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे होगा R12। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। अब इसकी डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए आवेश Q1, ठीक है, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगा बल। ठीक है, तो लिखेंगे आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, आरोपित बल। ठीक है, Q1 के कारण किस पर, Q2, Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा क्या होगा, F21। ठीक है, क्या होगा, वेक्टर F21, तो वेक्टर F21। आपको पता है ये फार्मूला जो लगेगा कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम आर का मान क्या लेंगे, तो आर का मान देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो, तो यहाँ पे देखिए आप, तो आप लेंगे क्या, ठीक है, यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे भी आप 2 1, ठीक है। सदिश में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, आर कैप, ठीक है, क्या लगाएंगे, आर कैप, और जो यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, तो R21, ठीक है। अब देखिए उसके बाद Q1 के कारण लिख लिए हैं, अब इसी प्रकार लिख देंगे Q2 के कारण, ठीक है। किसके कारण लिखेंगे, Q2, तो समीकरण इसको एक बना लेते हैं। अब लिखेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल। तो ये देखिए यहाँ पे F21 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F12, ठीक है, क्या हो जाएगा F12, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा, आर की जगह आपको देखिए क्या रखना है, यहाँ पे 2 1 था तो 2 1, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे R12 का स्क्वायर, यहाँ पे डॉट, उसके बाद देखिए 2 1 है तो यहाँ पे R12, ठीक है, R क्या 1 2। तो इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 बना लिया और समीकरण 2। अब देखिए आगे, तो आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश बराबर आप लोग पढ़े होंगे मॉड ऑफ A अपॉन A, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी से हम लोग को यहाँ पे R12 और R21 निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कैप R21 बराबर, ये लिखेंगे मॉड, ठीक है, इसे हम केवल सदिश भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, 2 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे R21, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार आपका आ जाएगा, इसी प्रकार जो होगा आपका हम लिखेंगे कैप, ठीक है, यह तो एकांक सदिश 1 2, R12 बराबर यहाँ पे भी क्या होगा वेक्टर R12 अपॉन यहाँ पे R12, ठीक है। तो ये मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 और 2 में, ठीक है। तो ये मान हम लोग समीकरण 1 और 2 में रखते हैं, तब क्या आता है आप लोग ध्यान से देखिए। तो अगर आप देखें तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये लिखे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप ये देखें तो ये जो स्थिति सदिश है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण जो आपका R12, ठीक है, वे कैप R12 जो होगा, ठीक है, ये तो आपने लिखा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वही चीज़ लिखना। लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए जब विपरीत दिशा में तो ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये किस में होगा, माइनस में, दिशा विपरीत होने के कारण ये किस में होगा, माइनस में, तो -2 1 और नीचे क्या आ जाएगा R21, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम R12 किसके बराबर लिख सकते हैं, -R कैप, ठीक है, -R कैप 21 के बराबर, ठीक है। तो इसको हम एक लाइन में यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैप R12 बराबर -R21, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, तो अब यही चीज़ हमें समीकरण 1 और 2 में रख देना है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में अगर हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 और 2 में अब इसको रखते हैं। तो देखिए अगर हम R12, ठीक है, R12 अगर हम रख दें, ठीक है, किस में रख दें, अब समीकरण 1 में रख दें या 2 में, ठीक है। तो अगर हम लिखें इसको समीकरण 1 या 2 में रख दें किसी एक में, तब क्या आएगा, तो ये मान उठा के आप रख दीजिए समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में अगर आप रख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये मान उठा के रख देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 बराबर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखें क्या है R21 स्क्वायर
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं क्या? माइनस। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कैप R12। ठीक है, कैप क्या लिख सकते हैं? R12। तो अब देखें समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 लगभग बराबर आपके दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, 2 व 3 से, तो ये देखिए बराबर है और ये देखिए बराबर, केवल माइनस में है तो माइनस में, इसलिए ये जो आएगा आपका वेक्टर F12 बराबर आएगा माइनस वेक्टर F21। ठीक है, तो यही कूलाम के सदिश नियम का, ठीक है, डेरिवेशन था। इसमें आप नीचे लिख देंगे कि कूलाम का जो सदिश नियम है, कूलाम के नियम का सदिश रूप जो है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, ये किसका? तृतीय नियम का पालन करता है। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए या नोट्स से आप अच्छे से, तो आप लोग ये जल्दी से चित्र बना लीजिएगा और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए या तो आप वीडियो को रोक कर आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये नोट्स अलग से हमने बना रखी है कि ताकि आपको आसानी हो, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग ये इतना लिख लीजिए। ठीक है, इसके नीचे आप हिंदी क्या लिखेंगे आपको हम बता दे रहे हैं, हिंदी आप लोग इसके नीचे लिख लीजिए। तो आप लोग ये हिंदी लिख लीजिए इसके नीचे, अतः कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगली हेडिंग, तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये देखिए स्पष्ट है, कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। आप ये इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। स्पष्ट है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितने परिमाण का बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही परिमाण का बल लगाएगा। ठीक है, लगाता है। ठीक, चलिए अब अगली हेडिंग, तो देखिए अगली हेडिंग अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? ये कभी कभी आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन या कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई निकाय, ये क्या है आपका पूरा निकाय है। ठीक है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बने हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी आवेश हैं, तो अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक, ठीक है, उनमें से किसी एक आवेश पर, यहाँ पे हमने क्या मान रखा है? Q1। ठीक है, उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, इस पर जितना भी जो बल लगेगा, ठीक है, कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेश ये आपका Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक, ठीक है, अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए, ठीक है, उस पर लगाए गए अलग अलग बल, अलग अलग बल देखिए, Q2 लगा रहा है, F12 लगा रहा है, Q3 F13 और Q4 F14। ठीक है, इस प्रकार ये जो बल लगा रहे हैं अलग अलग बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे सीधा समझ लें कि जो F होगा, ठीक है, F1 होगा, ठीक है, क्या F1 अगर होगा, जो F1, ठीक है, वो जो बल होगा ये सभी के बराबर होगा, योग के 1F1। ठीक है, 1 देखिए वेक्टर F12, वेक्टर F13 और वेक्टर 1F4, इस प्रकार Fn तक, ठीक है, कहाँ तक? Fn तक के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिखिए, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए देखिए अगली हेडिंग, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
तो देखिए सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, चार्ज का मतलब होता है आवेश, ठीक है। वितरण की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको आप एकदम आसान भाषा में समझिए, सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें आवेश क्या हो, पास पास हो, आवेश क्या हो, पास पास हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण। तो लिखिए ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों सतत आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। आप लिख लिए होंगे, नहीं लिख पाए तो लिखिए। देखिए क्या है, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों सतत आवेश वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब देखिए आवेश वितरण तीन प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के। आवेश वितरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला रैखिक, ठीक है। क्या देखेंगे, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। अगर इसकी बात करें तो याद रखिए, देखिए रैखिक मतलब रेखा, ठीक है। तो आप इसको सीधा समझ सकते हैं। इसका देखिए फार्मूला आपको बता दें, उसके बाद आप एकदम आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। या तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं क्यू बटे एल। अब बात को समझिए, लैम्डा जो है रैखिक आवेश वितरण है। क्यों क्या है, आवेश है। क्यों क्या है, आवेश है। एल क्या है, लंबाई है। एल क्या है, लंबाई है। तो यहाँ से आप इसको एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रति, जब बट्टे में केवल एक चीज हो तो, और ये बट्टे में हो, तो उससे पहले आप एक शब्द लगा दीजिए प्रति। क्या लगा दीजिए, प्रति। तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो फिर से समझिए, देखिए लंबाई एल है तो प्रति एकांक, ठीक है। क्या लगाएंगे, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए, परिभाषा देखिए। तो इसकी परिभाषा आप लोग ये लिख सकते हैं, किसी चालक तार की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लीजिए, या तो वही परिभाषा लिख लीजिए, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा प्रकार क्या है। तो देखिए दूसरा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस, या तो आप लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखें वैसे इसे लिखेंगे। एस का मतलब होता है सरफेस, एस का मतलब क्या होता है, सरफेस। अब देखिए ये प्रति एकांक, यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, बटे में केवल एक चीज, तो प्रति एकांक पृष्ठ पर, ठीक है, प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यों, ठीक है, उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो प्रति एकांक, ठीक है, बटे में केवल एक है, ठीक है। तो प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसको आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं कि लिखिए प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए।
तो ये आप लोग लिख लीजिए इसकी डिफिनेशन। प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठावेश वितरण कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आप लोग इसको नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और इसकी अगर मात्रक की बात करेंगे रैखिक आवेश वितरण, तो यहाँ पे आप इसका मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का क्या मात्रक होता है कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो रैखिक आवेश वितरण का मात्रक होगा कूलाम मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर इसका देखिए मात्रक की बात करें तो यहाँ पे इसका मात्रक जो होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर इसके मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का क्या मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका लास्ट एक और बचा है, क्या है हेडिंग इसकी, आयतन, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका आयतन आवेश वितरण, ठीक है, आयतन आवेश वितरण, या तो आप लोग को कहीं कहीं मिल जाएगा आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, पी के जैसे ही होता है, ये होगा डी क्यू अपॉन डी वी, क्या होगा डी क्यू अपॉन डी वी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू बाई वी, ठीक है। तो मात्रक की बात करें तो मात्रक आप यहीं से देख लीजिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक। उसके बाद ये आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, ठीक है, क्या होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए क्या लिखा है, वी, वी क्या है आयतन है, क्या है आयतन, और क्यों आवेश है, तो देखिए प्रति एकांक आयतन, ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये मात्रक, ठीक है। तो ये आप इसको भी आप लोग लिख लीजिए, तो इसको आप लोग लिखिए, देखिए ये लिखा हुआ है किसी चालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश का मात्रा उस चालक का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं या आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे प्रायः रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर क्यू अपॉन वी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए जो अब इसके आगे की जितनी भी हेडिंगें होगी सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर अभी तक पीछे की बात करें तो पीछे केवल वैद्युत आवेश ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद आपका जो पूछा जाता है कूलाम का नियम, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं, जितने भी टॉपिक, वो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताते चलेंगे क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो चलिए अब आगे इसके टॉपिक देखते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छी हेडिंग वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आप इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे और सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो ये इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे अगर ये क्या है आवेश है, क्यों क्या है आवेश है, क्यों क्या है आवेश, तो देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये मान लीजिए इतना इसका क्षेत्र है, ठीक है, ये इतना क्या है इसका क्षेत्र है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा आवेश रखा है, ये अगर Q1 है और इसको हम Q2 मान लें, ठीक है। तो देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यहाँ अगर कोई अन्य आवेश आता है, ठीक है, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग लिखिए, देखिए लिखेंगे क्या, किसी
वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी एक तो परिभाषा आप ये बता सकते हैं, दूसरी आप क्या बताएंगे, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। किसका? वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी दो परिभाषा लिख सकते हैं आप, या तो ये लिखिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या तो आप इसकी जगह आप केवल इसको लिख दीजिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यही वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र को ही किसके द्वारा? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका देखिए वैद्युत क्षेत्र होगा उसको वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए ये, तो ये परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या तो आप इसकी जगह वैद्युत बल की जगह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वैद्युत बल रेखा क्या है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखा क्या होती है, तो इसको आप समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चलता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आप लोग लिखिए, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वैद्युत बल रेखा की परिभाषा आप लोग लिखिए, वैद्युत बल रेखा लिखिए, वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी परिभाषा जरूर लिख लीजिए। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग जरूर लिख लीजिए। तो वीडियो आप लोग रोक के आराम से लिखिए, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिखिए। तो ये परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके गुण को समझते हैं। तो देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोनों। ठीक है, तो देखिए क्या विद्युत बल रेखाओं के गुण इसी में आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। तो इसको आप समझिए, विद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए निम्न गुण होते हैं। ठीक, इसमें अगर पहले गुण की बात करें तो आप लोग समझिए, यह धन आवेश से, वैद्युत बल रेखाएं जो होगी धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह धन आवेश से ऐसे निकलेगी और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाएंगी ये। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो इसका आप लोग चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे निकलेंगी और जाके समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, धन आवेश से ये निकलेंगी और कहाँ पे समाप्त हो जाएंगी? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये इस प्रकार इसका चित्र बनेगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश, ठीक है, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक, पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा आप समझिए, दूसरा पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, तो याद रखिए दूसरा पॉइंट, ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं जो होती है खींची हुई लचकदार डोरी की तरह,
ठीक है, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। अगर आप इसको देखें तो ये एक प्रकार से ऐसे सिकुड़ती हुई आपको दिख रही है, देखिए आपको ऐसे सिकुड़ती हुई दिख रही है, तो ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इसी कारण आवेशों में आकर्षण बल होगा। अगर ये जो होगी सिकुड़ने का प्रयत्न नहीं करेगी तो इसमें प्रतिकर्षण बल होगा, और सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी तो इसमें आकर्षण बल होगा। ठीक है, ये क्या होगी, लचकदार डोरियों की समान होगी, और ये क्या होगी, सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी, जिसके कारण आकर्षण बल लगेगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट इसका समझिए। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा, तीसरा पॉइंट अब समझिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि याद रखिए, तीसरा पॉइंट आप इसको अच्छे समझिए, बल रेखा के किसी बिंदु पर। ठीक है, अगर ये बल रेखा है, ये बल रेखा है, बल रेखा के किसी बिंदु पर, ठीक है, इसमें किसी भी लाइन में अगर हम किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, ये क्या खींच दिए, स्पर्श रेखा। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है वह उस बिंदु पर धन आवेश पर, ठीक है, इस पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये जो स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे खींच दी इस लाइन पर, ठीक है, इस लाइन पर हमने जो ये रेखा खींच दी वो धन आवेश पर लगने वाले बल को बताएगा, किसको, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहला आपने क्या सुना कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती, ये धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। पहला धन आवेश से निकली, ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। दूसरा जो होगा, ये रेखाएं खींची हुई, ठीक है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह खींची हुई, ठीक है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ठीक है, ये लंबाई में क्या होगी, सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी, जिसके कारण इसके बीच आकर्षण बल होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहीं पे अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये जो स्पर्श रेखा होगी वह धन आवेश पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट समझिए, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती हैं। ठीक है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि वे काटती हैं तो वहाँ पे कटान बिंदु होगा। ठीक है, कटान बिंदु पर दोनों रेखाएं, ठीक है, दोनों बल रेखाओं पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। ठीक है, जो कि क्या होगी, असंभव होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट आप लोग लिखिए। ठीक है, आपको दिखा दे रहे हैं, चित्र बना लीजिए और लिख लीजिए। तो आप लोग एक ये साफ चित्र बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, 2 चित्र आपको हम दिखा रहे हैं और उसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये चित्र आप लोग इसमें बना लीजिएगा। तो चलिए आगे इसको आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो देखिए ये 2 चित्र है, इसको भी बना लीजिएगा और वो वाला। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। उसके बाद 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि यदि वे काटती हैं तो कटान बिंदु पर दोनों रेखाओं पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आप ये इसका 4 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। चारों वैसे आपको समझा दिए हैं, तो आप लोग ये चारों लिख लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए इसके आगे की हेडिंग, अब जितनी भी हेडिंगें होगी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कंप्लीट उसको लिखते चलिए और पढ़ते चलिए। चलिए अब अगली हेडिंग देखिए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इसकी परिभाषा भी पूछता है, मात्रक भी पूछता है, विमा भी पूछता है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसको आप समझने के लिए एक फार्मूला जान लीजिए। ई बराबर होता है F/Q0। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, F/Q0, जहाँ पे अगर आप समझें ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है, बल है। F क्या है, बल है। Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, क्या है, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण
आवेश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम ये अगर बनाना चाहें तो इसकी एकदम आसान से परिभाषा बना सकते हैं, क्या कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर। ठीक है, प्रति एकांक बताए थे अभी बटे में कि अगर केवल बटे में एक चीज़ हो तो उससे पहले आप एक शब्द दो शब्द जोड़िए, प्रति एकांक। क्या जोड़िए? प्रति एकांक। तो देखिए पहले आप इसको जोड़ दीजिए, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये थी परिभाषा फॉर्मूले से। ठीक है, आप इसको लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है। आप अगर इसको थोड़ा से और अच्छे से समझें तो इसको आप हम चित्र के द्वारा समझा रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई Q0 है, क्या है? Q0 है, तो ये बताइए इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, क्या है इसके चारों ओर? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, यहाँ पे अगर हम बात कर लें कहीं पे भी किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक, मतलब ये प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का मतलब आप लोग ये समझिए, तीव्रता का मतलब होता है तेजी से या तेज। क्या चीज़? तेज। अब कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना कम या कितना ज़्यादा है, कितना कम या कितनी ज़्यादा है। ठीक है, कितना कम या ज़्यादा है। ठीक है, एक प्रकार से हम ये लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की माप है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की माप है। तो इसकी परिभाषा आपको हम 3 बता रहे हैं, आप 3 में से चाहे जो लिख लें। ठीक है, तो आपको हम पहली परिभाषा बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, तो आप लोग पहली परिभाषा लिखिए। क्या लिखेंगे? पहली परिभाषा हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखना शुरू कीजिए कॉपी में। देखिए, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल, ठीक है, लगने वाले बल F को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा आप ये लिखिए। क्या लिखेंगे दूसरी परिभाषा? वैद्युत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की माप को, वैद्युत क्षेत्र की माप को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा आप लोग लिखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान ले, यदि, ठीक है, माना वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, उपस्थित एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 है और इस पर लगने वाला बल क्या हो? F हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर F/Q0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए, आपने परिभाषा लिख लिया, तो यहाँ पे E बराबर क्या है? F/Q0। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब देखिए, अगर यहाँ से इसका मात्रक की बात करें, क्या चीज़? SI मात्रक।
SI मात्रक। तो अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक नहीं मालूम तो पहली वीडियो आप देख लीजिए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये बताइए यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या आया? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। अब देखिए मात्रक ये आ गया, इसकी विमा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़? विमा। और अगर आपसे पूछे ये कैसी राशि है, कैसी राशि, तो आप बताएंगे सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, राशि कैसी है? सदिश राशि। इसकी अगर विमा निकालें, ठीक है, ये तीनों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन और परिभाषा भी। तो इसके देखिए विमा कैसे निकालेंगे? बल। ठीक है, अगर देखिए बल की विमा की बात करें तो कल ही वाले वीडियो में आपने देखा था कि बल की विमा होती है mLT⁻²। ये छोटी छोटी विमाएं आप लोग को याद होनी चाहिए। तो बल की विमा होती है mLT⁻²। ठीक है, बटे क्या है? आवेश है। ठीक है, तो आवेश की विमा होती है AT। क्या होती है? AT। तो यहाँ से अगर हम देखें E बराबर क्या है? F/Q0 है। F का जो विमा होगी mLT⁻² होगी और आवेश की विमा Q की विमा क्या होगी? AT होगी। क्या होगी? AT। अब इसको देखिए ऊपर ले जाएं। ठीक है, ऊपर ले जाएं तो M वैसे ही होगा, L भी वैसे ही होगा। देखिए T⁻²। ये बताइए ये भी ऊपर जाएगी T⁻⁻1 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा A⁻⁻1। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख लें तो E बराबर जो आएगा ML, देखिए 2 और 1 3, T⁻³ उसके बाद A⁻⁻1। तो इसकी विमा क्या होती है? mLT⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गए विमा। और यहाँ पे अगर बात करें इसका, जैसे MKS पद्धति में अगर मात्रक की बात करें तो देखिए M क्या होता है? मास, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। L लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और यहाँ पे T समय है। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड, तो ये सेकंड क्यूब। और ये क्या है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा तो A से एम्पियर। ठीक है, इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बटे में लगा के, या तो आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3 और A⁻⁻1। ठीक है, ये मात्रक है। तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3 A माइनस एम्पियर माइनस। ठीक है, तो ये मात्रक होता है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। लिखें, आप देखिए कैसे लिखना है इसको। आप ये देखिए, लिखिए आप लोग, देखिए क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर F बल लग रहा हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। मात्रक देखिए SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, अभी समझाए। राशि कैसी? तो सदिश राशि विमा, तो ये होगी आपकी, ठीक है, ये विमा। और मात्रक की बात कर लें तो ये मात्रक। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कल अब आप लोगों के सामने डेरिवेशन लेकर आएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट में ज़रूर जो भी आपको डाउट हो लिख दिया करिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में बता दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय।